हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित। तो आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 और 21 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 20 और 21 अप्रैल के करंट अफेयर इस वजह से क्योंकि कल था संडे और मैंने आपसे वादा किया था कि संडे के दिन उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर आएगा और अल्टरनेट डेज पर जो उत्तर प्रदेश स्पेशल के करंट अफेयर है, बिहार करंट अफेयर है, उसको हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, पहला वीडियो आ चुका है, आप लोग जाइए देखिए। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाइए देखिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, बताइए कि उत्तर प्रदेश स्पेशल की करंट अफेयर वापस से स्टार्ट हो चुकी है घटना चक्र के यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे 20 और 21 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई, आकाशवाणी, दैनिक भास्कर, अन्य नव भारत टाइम्स इत्यादि महत्वपूर्ण न्यूज पत्रों से देखा जाए, समाचार पत्रों से देखा जाए, साथ ही साथ ट्विटर से भी, जैसे गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल है वहां से भी, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ट्विटर हैंडल है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट .in, यूपी गॉव, मिशन शक्ति और इन्वेस्ट यूपी, सब जगह को खंगाल के आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं, जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल बन सकते हैं, उन सबको यहाँ पर आपके समझ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बहुत छोटी सी क्लास होती है हमारी, मुश्किल से 30 से 35 मिनट की क्लास होती है, लेकिन इस 30 से 35 मिनट की क्लास को तैयार करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, पसंद आया करे तो। आरओ का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 50 सेट की अनूठी श्रृंखला है, यहाँ पर हर सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 2500 प्रश्नों की आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हिंदी और सामान्य अध्ययन दोनों की तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें जो 35 क्वेश्चन होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे वो हिंदी के होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए, जैसे जो आपका 200 नंबर का पेपर होता है, 200 नंबर के पेपर को हमने प्रयास किया है कि उसको हम 4 हिस्सों में तोड़ दें और छोटे छोटे फॉर्मेट में, छोटा छोटा कैप्सूल के माध्यम से आपको चीजें मिलती रहे। इसमें करंट अफेयर और रीजनिंग के क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं, तो इसको आप ज्वाइन करना चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मात्र 299 में, ठीक, 299 में आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपके पास अगर वॉलेट में कुछ क्वाइन होगा, आपने हमारी कोई किताब खरीदी होगी घटना चक्र पब्लिकेशन की, बाहर क्यूआर कोड दे रखा है, आपने उसको स्कैन किया होगा, आपके वॉलेट में कुछ क्वाइन होगा, तो 299 भी आपको पे नहीं करना होगा। करीब 250 या 269 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और जो लोग हमारे नव्य धारा बैच में एनरोल है उनके लिए 50% ऑफ पर आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है। जो नव्य धारा बैच में एनरोल है, परचेज करना चाहते हो, आप आसानी से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम देखें तो करंट अफेयर की जो मासिक पैकेज है, उसमें मैं आपको डेली बताता हूं करंट अफेयर की मासिक पैकेज। ये पूरा करंट अफेयर का जो हमारा क्लासेस आती हैं, ये क्लासेस एज अ पैकेज हमने डिजाइन कर रखा है, इसको एज अ प्रोडक्ट डिजाइन कर रखा है। इसमें प्रोडक्ट में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है, यहाँ पर डेली शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो क्लास मिल जाती है, डेली क्लास पीडीएफ पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, और डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट आपका होता है। प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रतिदिन प्रदान कर दी जाती है, जिसको आप आसानी से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। महीने के एंड में देखा जाए तो मासिक कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाती है, एक मासिक पत्रिका की तरह होता है, 50 पेज या 52 पेज का होता है। आसानी से पढ़ के आप पूरी करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं। एक फुल टेस्ट भी आपसे ले लिया जाता है। वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन फुल टेस्ट आप दे सकते हैं करंट अफेयर का। और जो पीडीएफ इत्यादि पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकलवाना है, उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप कम्युनिटी एक बना के रखा गया है, जहां से आप जाके आसानी से, आपका कोई डिस्कशन हो, कुछ डाउट है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, सारी चीजें वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग पैकेज में एनरोल हैं और उन लोगों ने अभी भी व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिएगा। कमेंट बॉक्स में चेक करिए, कमेंट बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, वहां पे जाइए, पिन कमेंट में हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करिए, उसके बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी से ऐड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहले देखें विश्व रचनात्मकता। ठीक है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? परीक्षा में आपसे पूछे तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस। ठीक है, हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही साथ व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर रचनात्मक बहुविषयक सोच को प्रोत्साहित करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बात करें, 15 से 21 अप्रैल तक विश्व रचनात्मकता एवं नवाचार सप्ताह भी मनाया जाता है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वीक कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिए कि जो 15 से लेकर 21 अप्रैल का टाइम पीरियड है, 15 से लेकर 21 अप्रैल तक हर साल देखा जाए तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर हम बात करें इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोगों को नए विचारों के उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। रचनात्मकता एक ऐसी सोच है तो दुनिया को गोल बनाती है। ठीक है, यहां पर हम बात करें हर दिन संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यह दिन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
नवाचार और रचनात्मकता के महत्व के बारे में जागरूकता भी पैदा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल का दिन एक दिवस के रूप में और मनाया जाता है। सिविल सेवा दिवस, ठीक है, यहां पर हम बात करें राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ठीक, भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवकों द्वारा राष्ट्र को दी गई अमूल्य सेवाओं के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर देखा जाए तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है कब? 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। पॉइंट पे चर्चा कर लें। इस दिन की जड़ें 21 अप्रैल 1947 से जुड़ी है, जब भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नई दिल्ली स्थित मेटकॉफ हाउस में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को संबोधित किया था। ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले बैच को संबोधित करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? जो पहले गृह मंत्री हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा संबोधित किया गया था। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने इन अधिकारियों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। ठीक है, भारत का स्टील फ्रेम। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, परीक्षा में ये आपसे पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भारत का स्टील फ्रेम किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, जो स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था, एकता और अनुशासन बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं किसके द्वारा कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही कहा गया था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। आगे देखें, जो ईसाई धर्मगुरु है पोप फ्रांसिस है, आज सुबह इनका देहांत हो गया है। 88 वर्ष की अवस्था में पोप फ्रांसिस इनका देहांत हो गया। दैनिक भास्कर की खबर है। चर्चा करें, कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। इतिहास में अब तक कोई भी लैटिन अमेरिका के पोप नहीं थे, ये इकलौते लैटिन अमेरिका से आने वाले यानी कि दक्षिण अमेरिका में जन्मे पोप थे। ठीक है, इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म अर्जेंटीना में हुआ था। याद रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। समझ लीजिए कि ये या तो आरओ में आ सकता है, ठीक, या यूपीपीसीएस में आ सकता है, या बीपीएससी में आ सकता है। किसी ना किसी परीक्षा में ये आएगा ही आएगा। यूकेपीएससी में भी आ सकता है। ठीक है, यूकेपीएससी में भी आ सकता है। 29 जून को यूकेपीएससी की परीक्षा भी है, वो प्रस्तावित है। तो यहां पर ये पॉइंट, ये टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। पोप फ्रांसिस से जुड़े हुए देखा जाए तो ईसाई जो समुदाय है उनमें सबसे बड़े पद पर थे, सबसे बड़े, जो सबसे धर्मगुरुओं में सबसे बड़ा पद है, तो वहीं पर देखा जाए पोप फ्रांसिस जो थे वेटिकन में बैठते थे और ईसाइयों के सर्वोच्च व्यक्ति थे। इनका निधन हो गया है 88 साल की उम्र में। कहाँ के रहने वाले थे? जरूर याद रखिएगा, अर्जेंटीना में इनका जन्म हुआ था। और पोप फ्रांसिस जो थे वो इतिहास के पहले लैटिन अमेरिका से आने वाले पोप थे। और मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, यूपीपीसीएस 2023 की प्रीलिम्स परीक्षा में पोप से संबंधित सवाल आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। वे दक्षिणी गोलार्ध से पहले पोप भी थे और सोसाइटी ऑफ जीसस यानी कि जेसुएट ऑर्डर से भी पहले पोप थे। ठीक, जेसुएट ऑर्डर से आने वाले पहले पोप थे पोप फ्रांसिस। तो यहां पर इनके बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं, मैं साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और देखिएगा। ये यूपीपीसीएस, आरओ या बीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, किसी ना किसी एग्जाम में ये पॉइंट जरूर पूछे जाएंगे। जितना पॉइंट लिखा है कथन में आपसे सारे पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और यहां देखा जाए 2013 में इन्हें पोप चुना गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, पोप कब चुना गया था? 2013 में चुना गया था। चलिए, 17 दिसंबर 1936 को इनका जन्म हुआ था। 21 अप्रैल 2025 को इनका देहांत हुआ है। सुबह इनका देहांत हुआ है और फेफड़ों और किडनी की गंभीर बीमारी के कारण इनका देहांत हुआ है। चलिए आगे देखें, भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स नई दिल्ली है, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। दुनिया भर में देखा जाए तो इसका कौन सा स्थान है? जो एम्स दिल्ली है, दुनिया भर में देखा जाए तो इसका 97वां स्थान है। ठीक है, और वहीं भारत में देखा जाए तो भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसको घोषित किया गया है? एम्स नई दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। आगे हम बात कर ले, विश्व की सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 रिपोर्ट अमेरिकी मीडिया कंपनी न्यूज वीक द्वारा वैश्विक डेटा जो प्लेटफॉर्म है स्टेटिस्टा, ठीक है, स्टेटिस्टा जो है इसी के साथ साझेदारी के द्वारा जारी किया गया। यानी कि जो वैश्विक अस्पतालों का जो सूचकांक है, रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? ये रिपोर्ट तैयार किया गया अमेरिका की प्रतिष्ठित न्यूज कंपनी है न्यूज वीक। जैसे भारत में देखा जाए तो आज तक हो गया और दैनिक भास्कर हो गया, हिंदुस्तान हो गया, द हिंदू हो गया, ऐसे ही अमेरिका में
एक मीडिया कंपनी है, उसका नाम है न्यूज वीक। तो न्यूज वीक के द्वारा और जो विभिन्न डाटा तैयार करने का कार्य किया जाता है स्टैटिस्टा, ठीक है। तो वैश्विक डाटा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे पूरी दुनिया भर का जो आपको डाटा मिलेगा, वो डाटा कहाँ मिलता है? स्टैटिस्टा पे मिलता है। कुछ भी आपको सर्च करना है, आप सर्च करें गूगल पे जाके, गन्ने के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है, आपको सबसे पहला जो ऑथेंटिक डाटा मिलेगा वो स्टैटिस्टा पे मिलेगा। कुछ भी जो डाटा वाली चीजें होती है, आप वैश्विक स्तर पर कोई डाटा चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइएगा, स्टैटिस्टा सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको हर चीज का डाटा मिल जाएगा। पेड वर्जन है, आपको पेड पैसे पे करके यहाँ पे सारे डाटा आपको मिल जाएगा। पूरी दुनिया का कुछ भी कोई भी डाटा आपको चाहिए, सारे डाटा मिल जाएगा। जो आप डाटा के लिए इधर उधर भटकते हैं ना कि सर हीरे उत्पादन में दुनिया में कौन सा है, यूरेनियम उत्पादन में कौन सा है, वो सब डाटा एग्जैक्टली कहाँ से लिए जाते हैं? यहीं से लिए जाते हैं, स्टैटिस्टा से ही लिए जाते हैं। एक फर्म है स्टैटिस्टा, और यहीं पर पूरी दुनिया भर के जो विभिन्न डाटा है, शोध है, एनालिसिस है, उसको संकलित किया जाता है, समाहित किया जाता है और इंटरनेट पर प्रेजेंट किया जाता है। तो उसी के द्वारा देखा जाए तो अस्पतालों की सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की सूची जारी की गई, जिसमें भारत का जो एम्स दिल्ली है उसको 97वें रैंक पर रखा गया है पूरे दुनिया भर में। और भारत में किस स्थान पर है? भारत में नंबर 1 पर है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनीसोटा में स्थित मेयो क्लिनिक को 97.5% स्कोर के साथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। यहां पर ये मेयो क्लिनिक, आप लखनऊ वाला मेयो हॉस्पिटल मत समझ लेना, एक लखनऊ में भी है मेयो क्लिनिक, ठीक है, मेयो हॉस्पिटल, वो लखनऊ का मेयो हॉस्पिटल मत समझ लेना, ये यूएसए का है, ठीक है। यूएसए का जो मिनीसोटा है वहां पर अवस्थित मेयो क्लिनिक जो है, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। किसके द्वारा? न्यूज वीक और स्टैटिस्टा के द्वारा घोषित किया गया है। चलिए आगे देखें, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो पहला एशियाई देश, जो पहला दक्षिण एशियाई देश है वो तो है भारत, और यहां पर दूसरा दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? बांग्लादेश बना है, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? 4 ऑप्शन रहेगा, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। आप सोचेंगे कि भारत नाम दे रखा है और पूछा है कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश, प्रथम दृष्टया आप भारत टिक कर देंगे, सवाल आपका गलत हो जाएगा। गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिए, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा? पहला है भारत। और यहाँ क्या है? दूसरा दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो दूसरा दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? बांग्लादेश है। पॉइंट पर चर्चा कर ले तो बांग्लादेश भारत के बाद दूसरा दक्षिण एशियाई देश, और विश्व में अगर हम बात करें तो विश्व में 54वें स्थान पर, यानी कि पूरे दुनिया का 54वां देश है और दक्षिण एशिया का दूसरा देश है जिसने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आगे बात करें, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। जो नासा का आर्टेमिस मिशन किसका है? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी संचालित कर रही है आर्टेमिस मिशन? कौन संचालित करेगा? नासा के द्वारा संचालित किया जाएगा। और नासा के तहत देखा जाए तो 54वां देश है पूरी दुनिया भर का जिसने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और वहीं पर दक्षिण एशिया का दूसरा देश है। आगे चर्चा करें, भारत ने आर्टेमिस समझौते पर 21 जून 2023 को हस्ताक्षर किए थे और वे इस समझौते में शामिल होने वाला 27वां देश था। जब भारत ने इस समझौते पर, जो आर्टेमिस समझौता है, इस पर हस्ताक्षर किया था, तो पूरी दुनिया का देखा जाए, पूरी दुनिया में 27वां देश बना था भारत उस टाइम पे 21 जून 2025 को। और 21 जून का जो दिवस होता है, दिन होता है, 21 जून को हम किस रूप में मनाते हैं? योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, योगा दिवस जब हम 2023 में सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दिन भारत ने आर्टेमिस मिशन पर हस्ताक्षर किया था। चलिए आगे देखें, आर्टेमिस नासा के नेतृत्व में चंद्रमा पर अनुसंधान और खोज करना, चंद्रमा पर मानव बस्तियां स्थापित करना, मंगल ग्रह और उसके आगे की खोज करने का एक सामूहिक प्रयास है। मतलब जो आर्टेमिस मिशन है, इसके तहत क्या क्या चीजें की जाएगी? चांद पर अनुसंधान करना, चांद पर किस प्रकार से मानव बस्ती बसाई जा सकती है, मंगल पर किस प्रकार से मानव बस्ती बसाई जा सकती है, जीवन की क्या संभावना है, इन सब चीजों पर विचार करने के लिए, और उससे आगे भी कौन से ऐसा, मतलब जो जीवन है, जीवन के साक्ष्य कहां हमको मिल सकते हैं, उन सब चीजों पर अनुसंधान करने के लिए नासा के द्वारा आर्टेमिस मिशन तैयार किया गया। और यहां पर देखा जाए विभिन्न देशों के द्वारा सहयोग किया जाएगा, यहां पर जो समझौता किया गया उस समझौते के। आगे हम बात करें, बांग्लादेश का आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर समारोह जो हुआ था, इंटरकॉन्टिनेंटल ढाका होटल में आयोजित बांग्लादेश निवेश शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किया गया था, ठीक है। जो बांग्लादेश निवेश शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? ये ढाका के इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल, ठीक है, होटल में हुआ था, और इसी दौरान आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए आगे बात करें, भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के 50वीं वर्षगांठ, 50 साल पूरे हो गए हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमेशा याद रखिए
कि जब भी किसी इवेंट के 50 साल, 100 साल, 75 साल, गोल्डन जुबली मनाई जाती है, सिल्वर जुबली मनाई जाती है या हीरक जयंती मनाई जाती है, तो ऐसे सवाल आपके परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे, और ये सवाल न केवल यूपीपीसीएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, एमपीपीएससी, ये सवाल आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी भी ऐसे सवाल पूछती है। पाइका विद्रोह, ठीक है, पाइका विद्रोह के जब 100 साल पूरे हुए थे तो यूपीएससी ने सवाल पूछा, जलियांवाला बाग पे पूछा। उसके बाद देखा जाए, और वो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं कि आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का 85वीं वर्षगांठ हो गई तो 85वीं वर्षगांठ के बारे में बताइए, ये नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे आर्यभट्ट उपग्रह जो था उसके कुछ की फीचर्स पूछ लेंगे। आपको लगेगा कि ये तो की फीचर्स पूछ रहे हैं, लेकिन क्यों, चर्चा में था। पिछले 1 साल के करंट अफेयर में आर्यभट्ट चर्चा में आया उपग्रह, और उपग्रह सा जो उसका की फीचर था वो की फीचर उठा के पूछ लेंगे। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली पूछते हैं, वो ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, वो बहुत रिसर्च नहीं करते। न्यूज़पेपर में कटिंग देखी, न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर की किसी कटिंग को सर्कल किया और उठा के वहीं से पॉइंट रख दिया एग्जाम में। ठीक है, वो बहुत रिसर्च करके कीवर्ड नहीं खोज के पूछते, वो सीधे सीधे पूछेंगे कि आर्यभट्ट उपग्रह के जो प्रक्षेपण था, निम्नलिखित में से किस उपग्रह के प्रक्षेपण के हाल ही में 50वीं वर्षगांठ बनाई गई। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लेंगे। ठीक, तो यहां पर आप जाने रहिए आर्यभट्ट के 50 साल पूरे हो गए हैं। बात करें, बेंगलुरु में 19 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण की 50वीं वर्षगांठ मनाई है। चर्चा कर लें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 19 अप्रैल 1975 को रूस से अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया था। ठीक है, रूस से अपना पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट, रूस के सहयोग से भारत ने प्रक्षेपित किया था। ठीक है, तो यहां पर हमने आर्यभट्ट के बारे में जान लिया। याद रखिएगा, इससे अन्य पॉइंट्स जो आपके परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, आप जीका मैगजीन से देख सकते हैं, जो हमारी जीका बुक आती है उससे देख सकते हैं, या फिर इतर आपने जहां भी आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है, इनका कीवर्ड आप याद कर लीजिए। कीवर्ड आपके यूपीएससी की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, भारत का जो फार्मा सेक्टर है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे लेकिन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, यहां पर पॉइंट पर चर्चा कर ले। भारत का फार्मा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 9% की बढ़त के साथ 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ठीक है, 9% की बढ़त के साथ 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। पॉइंट क्या है, भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 30 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। अमेरिकी 1/3 से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ भारत का फार्मा निर्यात के लिए प्रमुख बाजार बना हुआ है। यानी कि देखा जाए, अमेरिका को सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल का निर्यात कौन करता है, भारत करता है। भारत जितना भी निर्यात करता है उसका 1/3 हिस्सा फार्मास्यूटिकल का किसको जाता है। जितना भी भारत फार्मास्यूटिकल का निर्यात करता है, दवाओं का निर्यात करता है, उन दवाओं में देखा जाए तो 1/3 हिस्सा अकेले अमेरिका को जाता है। ठीक है, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो वित्त वर्ष 2024-25 में, कब, वित्त वर्ष 2024-25 में फार्मा निर्यात 9% की बढ़त के साथ 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया। देखा जाए तो पिछले वित्त वर्ष में, यानी कि 2023-24 का जो वित्त वर्ष था उसमें कितना था, उसमें था 27.5 अरब डॉलर। ठीक है, पिछले वित्त वर्ष में जो 23-24 का था, 23-24 के वित्त वर्ष में 27.5 अरब डॉलर था। अब ये 9% की उछाल के साथ कितना पहुंच गया है, तो ये 30 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। ठीक है, चलो आगे बात करें। मार्च 2025 में फार्मा निर्यात में साल दर साल 30% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई और 3,681 मिलियन डॉलर हो चुका है। यह पिछले वर्ष इसी महीने में 2,806 मिलियन डॉलर था। ठीक है, देखा जाए तो फार्मा निर्यात साल दर साल 30% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, और देखा जाए पिछले साल कितना था, पिछले साल जो था 3,681 मिलियन डॉलर हो चुका है। अधिक जो वृद्धि हुई है 3,681 मिलियन डॉलर की हो गई है। पहले कितना था पिछले साल, 2,806 मिलियन डॉलर था लास्ट ईयर। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। कहां पर, लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया था। ठीक है, परीक्षाओं के लिए उपयोगी है आपके लिए, जाने रहिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। ठीक है, 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। खेल महाकुंभ 19 से 22 अप्रैल 2025 तक लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, 19 तारीख से लेकर 22 अप्रैल तक इसका आयोजन होगा। और यहां पर बात करें, उद्घाटन समारोह के दौरान स्वदेशी खेलों कलारीपट्टू, योग, मलखंब इत्यादि का भी प्रदर्शन यहां पर किया गया। जो उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन समारोह में देखा जाए तो कलारीपट्टू केरल का है,
ठीक है, जो इंडियन मार्शल आर्ट है, इंडियन मार्शल आर्ट, उसका प्रदर्शन किया गया। इंडियन मार्शल आर्ट है कलरीपट्टू, योगा, मलखंब इत्यादि का प्रदर्शन किया गया। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से जमीनी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में खेल आयोजनों का आयोजन करने का आह्वान किया था। ठीक है, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो सांसद होते थे उनसे आह्वान किया था कि वो खेलों का आयोजन करें। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया। राजनाथ सिंह जो है, इनकी जो लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, लखनऊ में हुआ, तो ये जाने रहिए कि जो इनका लोकसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, वो लखनऊ ही लोकसभा क्षेत्र है इनका। ठीक है, राजनाथ सिंह का। चलिए अगली खबर पे चर्चा करें। तेलंगाना ने एआई डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए जापान के साथ समझौता किया है। जापान की एक कंपनी है, वहीं पर देखा जाए तेलंगाना ने जापान की एक कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए किया है, तो एआई डाटा सेंटर का क्लस्टर स्थापित किया जाए तेलंगाना में, इस वजह से हस्ताक्षरित किया है कंपनी के साथ। देखें यहां पर पॉइंट पर चर्चा कर ले। जापान की आईटी कंपनी एनटीटी डाटा न्यासा नेटवर्क्स और तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 10,500 करोड़ रुपए के निवेश से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो जापान की कंपनी का नाम याद रखिए, क्या नाम है इसका, एनटीटी डाटा न्यास नेटवर्क्स। ठीक है, एनटीटी डाटा न्यासा नेटवर्क्स इसका नाम है, और तेलंगाना सरकार के बीच में, दोनों के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। समझौता कितने का है, तो 10,500 करोड़ रुपए का। कितना, 10,500 करोड़ रुपए का समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और मेनली उद्देश्य क्या है यहां पर, ठीक है, तो उद्देश्य यही है कि एआई डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किया जाए तेलंगाना में। ठीक है, आगे चर्चा कर ले। जापान में एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की उपस्थिति में समझौते पर औपचारिक रूप दिया गया। जो समझौता हुआ उस समझौते पर औपचारिक रूप दिया गया है। ठीक है, ठीक, यहां पर देखा जाए, आगे हम बात करें इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो इस परियोजना का उद्देश्य तेलंगाना को भारत के एआई राजधानी के रूप में विकसित करना है। जो ये परियोजना है 10,500 करोड़ रुपए की, उस परियोजना का उद्देश्य यही है कि जो तेलंगाना है उसको एआई हब के रूप में विकसित किया जाए। ठीक है, आगे देखें अगली खबर क्या है। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। जब भी कोई इवेंट पहली बार हो रहा है ना, तो वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहां पर हुआ क्या है, स्पोर्ट्स पे रिलेटेड कोई इवेंट आया है, कोई इवेंट है, उस इवेंट में पहली बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, और वो भी, ठीक है, अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखें तो हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पॉइंट क्या है यहां पर, तो 15 से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब के दम्मम, ठीक है, ये दम्मम शहर कहां पे है, सऊदी अरब में है, यहीं पर जो अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप था इसका आयोजन किया गया था। और यहीं पर देखा जाए तो हिमांशु जाखड़ ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, हिमांशु जाखड़ ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। हिमांशु ने 67.57 मीटर भाला फेंक कर भारत के लिए पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भाला फेंक में देखा जाए तो पहली बार अंडर 18 में स्वर्ण पदक आया है। किसने जीता है, हिमांशु जाखड़ ने जीता है। जैसे नीरज चोपड़ा ने जीता था ओलंपिक में, पहली बार भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भारत की ओर से भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। सेम वैसा ही समझिए कि इन्होंने जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप है उसमें भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, आगे बात कर ले। इस प्रतियोगिता में भारत 1 स्वर्ण 5 रजत और 5 कांस्य पदक को लेकर दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, जो अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भारत की जो रैंक रही वो रैंक क्या थी, सेकंड रैंक थी। ठीक, भारत किस स्थान पर रहा, सेकंड स्थान पर रहा। ठीक है, भारत को क्या क्या मिला, 1 गोल्ड मिला, गोल्ड किसने दिलाया, हिमांशु जाखड़ ने दिलाया। 5 रजत पदक मिले हैं और 5 कांस्य पदक, कुल 11 पदक। ठीक, कुल 11 पदक भारत ने जीते, और 11 पदक जीतने के साथ ही भारत जो था वो सेकंड स्थान पर था। चलिए अगली खबर पे बात करें। एक किताब है, परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखा जाए ऐसे ही एक किताब, ठीक है, प्रधानमंत्री के भाषणों का जो संकलन था, ठीक, प्रधानमंत्री के भाषणों का एक संकलन है। नाम क्या है, संस्कृति का 5वां अध्याय इस किताब का नाम है, और इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, यहां पर संस्कृति का 5वां अध्याय नाम से किताब है, उस किताब का विमोचन किया गया है। इस किताब का बेसिकली
जो कथानक है वो क्या है, विषय क्या है यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री की जो भाषण है, ठीक है, भारतीय संस्कृति को लेकर, भारतीय विरासत को लेकर, उन सब का संकलन इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक, यहां पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन संस्कृति के 5वें अध्याय नामक पुस्तक का 18 अप्रैल को नई दिल्ली में विमोचन किया गया। जूना अखाड़े के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने इसका विमोचन किया। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है स्वामी अवधेशानंद गिरी, ठीक है, इनके द्वारा विमोचन किया गया था। यह पुस्तक एक ऐसा संग्रह है जो सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति मोदी जी की प्रतिबद्धता और भारत की कालातीत परंपराओं को बनाए रखने में उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। यहीं पर आपके लिए एक चीज और बता देता हूं, एक किताब और बता देता हूं, ठीक है। नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद, जिस प्रकार से संस्कृति का 5वां अध्याय है, सेम वैसे ही एक किताब और है, नए भारत का सामवेद। ये नए भारत का सामवेद जो किताब है, ये भारतीय संविधान पर, भारतीय संविधान पर मोदी जी द्वारा दिए गए जो भाषण है उनका संकलन था। और विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका विमोचन रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। लगभग 1 साल पहले नए भारत के सामवेद नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया था, जिसका विमोचन रामनाथ कोविंद ने किया था, ठीक है। और उसी तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र, वो जो किताब थी वो भारतीय संविधान पर मोदी जी के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए थे उनका संकलन था, लेकिन भारतीय संस्कृति पर जो मोदी जी के विचार है उन विचारों का संकलन कर एक पुस्तक का रूप दिया गया। और उस पुस्तक का नाम क्या है, संस्कृति का 5वां अध्याय। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया, इसका विमोचन किया गया अवधेशानंद गिरी के द्वारा। लेकिन मुख्य अतिथि के तौर पर देखा जाए तो जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह, वो भी यहां पर उपस्थित रहे। ये फोटो के नीचे देखिए तुरंत बगल में, ठीक है, यहां पर आप फोटो देखिए, राज्यसभा के उपसभापति विशिष्ट अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए थे हरिवंश नारायण सिंह। अवधेशानंद गिरी हैं और उनके जस्ट बगल में देखें आप तो हरिवंश नारायण सिंह है, यहां पर उपसभापति सम्मिलित हुए थे। चलिए आगे देखें, अगली खबर क्या है। अमेरिका भर में 50-51 ट्रंप विरोधी प्रदर्शनों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। यहां पर आप जाने रहिए, ये 50-51 परीक्षा में आपसे पूछेगा डायरेक्टली पूछेगा। जैसे उसने परीक्षा में आपसे क्या पूछ लिया, यूपी पीसीएस 2000 कब 2020, ठीक, उस टाइम चल रहा था राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव चल रहा था अमेरिका में, ठीक है। ट्रंप ने नारा दिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, ठीक है, मागा का नारा दिया था ट्रंप ने कि मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में, ये हाल ही में चर्चा में रहा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप पूछा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए, एक टिक करना था। अब क्या आपसे पूछ सकता है, अब पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा 50-51 क्या है। तो ये जो ट्रंप विरोधी प्रदर्शन है, अमेरिका में होने वाला ट्रंप विरोधी प्रदर्शन है 50-51, ठीक है। चर्चा कर ले, संयुक्त राज्य अमेरिका में देश भर में हजारों लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 50-51 नामक आंदोलन में शामिल हुए, जो 50 विरोध 50 राज्य एक आंदोलन का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। 50 विरोध 50 राज्य एक आंदोलन, यानी कि 50 प्रोटेस्ट्स 50 स्टेट्स 1 मूवमेंट, इसका संक्षिप्त रूप है 50-51, ठीक है। चलो आगे देखें, यह प्रदर्शन अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध, जो अमेरिका का क्रांतिकारी युद्ध हुआ था उसके 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए गए थे। प्रदर्शनकारी मुख्य शहरों एवं व्हाइट हाउस के बाहर एकत्र हुए। इससे पहले अप्रैल में एक और भी बड़े विरोध आंदोलन हैंड्स ऑफ प्रदर्शनों में 1200 से अधिक स्थानों पर भारी भीड़ जुटी थी, जो ट्रंप के पद पर लौटने के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था, ठीक है। अप्रैल में जब ट्रंप ने तो 20 जनवरी के आसपास अपना पद संभाला था, उसके बाद क्या होता है, हैंड्स ऑफ नाम से
एक विरोध प्रदर्शन होता है अमेरिका में, ठीक है, हैंड्स ऑफ नाम से एक विरोध प्रदर्शन होता है, ये जाने रहिएगा। और 50-51, ठीक, 50-51, ये दोनों विरोध प्रदर्शन कहाँ के हैं? ये दोनों विरोध प्रदर्शन हुए अमेरिका में, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखें। शुष्क बुंदेलखंड बनेगा उत्तर प्रदेश का जल क्रीड़ा केंद्र। जल क्रीड़ा केंद्र के रूप में जो बुंदेलखंड है उसको विकसित किया जाएगा। कभी जल संकट से जूझने वाला बुंदेलखंड अब उत्तर प्रदेश में जल क्रीड़ा का केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहां पर चर्चा करें तो 7 बांध और जलाशय क्याकिंग, नौकायन जैसी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, ये आपके प्रीलिम्स परीक्षा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो मुख्य परीक्षा है, जीएस पेपर 6, जीएस पेपर 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड का जो क्षेत्रीय विकास है, बुंदेलखंड के क्षेत्रीय विकास के तौर पर देखा जाए तो बुंदेलखंड के क्षेत्रीय विकास, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए वहां पर आप लिखिएगा जल क्रीड़ा के केंद्र के रूप में बुंदेलखंड, एक पॉइंट हेडिंग डालिए और लिख डालिए, ठीक है। ये पॉइंट कहां से लिया गया देखा जाए तो ट्विटर का, ये ट्विटर का इनपुट है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस ट्विटर हैंडल से यहाँ पर उसी का इनपुट है और आपके समझ प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। तो कभी जल संकट से जूझने वाला बुंदेलखंड अब उत्तर प्रदेश में जल क्रीड़ा के केंद्र के रूप में उभर रहा है। 7 बांध, जलाशय, क्याकिंग, नौकायन जैसी गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखें। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश कौन बन गया है? दुनिया का 17वां देश बन गया है भारत, ठीक है। भारत जो है ये दुनिया का 17वां देश बन गया है, जिसने क्या किया है? एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित की है। चर्चा कर ले। भारत विश्व डोपिंग निरोध एजेंसी जो होती है, वाडा जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वाडा, ठीक, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का 17वां देश बन गया है, ठीक है। परीक्षा में आपसे कथन कारण में पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखें। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 17 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में किया था। किसके द्वारा किया गया? मनसुख मांडविया के द्वारा। इसका जो उद्घाटन है, ये एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई कहां पर स्थापित की गई है? नई दिल्ली में स्थापित की गई है मनसुख मांडविया के द्वारा। 17 अप्रैल 2025 को इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखें। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाले चुनिंदा देशों जैसे जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत भी शामिल हो गया है। इस इकाई से खेलों में डोपिंग के खतरों के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब समझ लीजिए कि जो खेल आयोजन होते हैं, खेल आयोजनों में अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने के लिए, ठीक है, कुछ प्रतिबंधित जो इंजेक्शन होते हैं, दवाओं का एथलीटों के द्वारा, खिलाड़ियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, और उन्हीं सारी चीजों पर प्रतिबंध लगाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? उन्हीं प्रतिबंध लगाने का कार्य वाडा के द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है। ये तो चलिए वैश्विक स्तर पर हो गया। ओलंपिक वगैरह में कोई एथलेटिक्स भाग ले रहा है, एथलीट भाग ले रहा है, एशियाई चैंपियनशिप में, नेशनल लेवल पर भी होता है नाडा, ठीक है। जैसे वाडा है, नेशनल लेवल पर है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का नाम नाडा, ये भारत में है। चलो आगे बात करें। 2026-27 के लिए 6.8 के विकास दर का अनुमान है। किसके द्वारा? एडीबी के द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है, वो कितनी होगी 2026-27 में? तो 2026-27 का जो वित्त वर्ष है उसमें 6.8 के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। चर्चा करें। एडीबी ने एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट अप्रैल 2025 संस्करण में भारतीय अर्थव्यवस्था का अपना नवीनतम पूर्वानुमान जारी किया है। एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के लिए अपने विकास दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना कर दिया है? 6.7 कर दिया। 2025-26 के लिए कितना? 6.7 कर दिया है। और वहीं पर देखा जाए 2026-27 के लिए कितना कर दिया? तो 6.8 कर दिया है, ठीक है। 26-27 के लिए 6.8 और 25-26 के लिए कितना? 6.7 कर रखा है। चर्चा करें आगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अप्रैल 2025 की मौद्रिक नीति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत सहित अनेक जो व्यापारिक साझेदार थे उन पर लगाए जाने वाले जो रेसिप्रोकल टैरिफ थे, उनके परिणाम स्वरूप अनिश्चित वैश्विक दृष्टिकोण के कारण
2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था की उपेक्षित विकास दरों को पहले 6.7 के पूर्वानुमान से घटाकर 6.5 कर दिया। यानी कि आरबीआई के द्वारा देखा जाए, ये किसने किया था? आरबीआई ने कर रखा है 6.5, ठीक है। एडीबी कितना कह रहा है? एडीबी कह रहा है कि 6.8 के हिसाब से आप ग्रो करेंगे, ठीक। यहां पर देखिए 6.7 के हिसाब से 25-26 में ग्रो करेंगे और 26-27 में 6.8 के हिसाब से आप ग्रो करेंगे। तो ये जो ग्रो वाला डाटा होता है ना, कौन संस्था क्या कह रही है, यूएन क्या कह रहा है, एडीबी क्या कह रही है, फिर उसके बाद में आईएमएफ क्या कह रहा है, आरबीआई क्या कह रही है, ये सारे पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कैसे पूछ सकता है? एक तरफ तो इनकी लिस्टिंग दे देगा और दूसरी तरफ जो परसेंटेज इन्होंने बताया वो परसेंटेज दे देगा, याद रखिए। आगे देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, ठीक है, आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं, पॉइंट पर चर्चा कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मांगी लाल जाट, क्या नाम है इनका, मांगी लाल जाट, इनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। ये है मांगी लाल जाट, ठीक है। मांगी लाल जाट जो है ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है और नियुक्तियों से संबंधित देखा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति इनकी है, ठीक है। महानिदेशक बनाया गया है इनको, आईसीएआर का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनका नाम। मांगी लाल जाट हिमांशु जैन की जगह लेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में हाल ही में उन्होंने कार्य संभाला। यानी कि देखा जाए यहां से आपको एक ही नियुक्ति में 2 पॉइंट पता चल गए। पहली पॉइंट क्या पता चला कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, मांगी लाल जाट बने हैं। वहीं दूसरा पॉइंट ये आप जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है इसके महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसके महानिदेशक बने हिमांशु जैन, ठीक है। हिमांशु जैन इससे पहले आईसीआर के महानिदेशक थे, उन्होंने अपना पद छोड़ा। उन्होंने क्या संभाला, अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का जब पद संभाला तो यह पद खाली हुआ और यह पद अब किसको मिला है, यह पद मिला है मांगीलाल जाट को, ठीक है। आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में कार्य करने के अलावा मांगीलाल जाट जो है यह कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, ठीक है, इसके सचिव भी होंगे। तो यहां पर मांगीलाल जाट से संबंधित और हिमांशु जैन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बताया, रिकॉल करिएगा, टेस्ट वगैरह दीजिएगा, सारी चीजें तैयार हो जाएगी। बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, अब बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो डेजर्ट फ्लैग है इसके बारे में चर्चा कर ले। तो भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी अपने मिग 29 और जगुआर लड़ाकू विमानों के साथ संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा एयरबेस पर पहुंच चुकी है, ठीक है। अल धफ्रा एयरबेस जो है यहीं पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है डेजर्ट फ्लैग इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चर्चा कर ले, भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग के 10वें संस्करण में भाग लेगी। इस बार डेजर्ट फ्लैग का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो यहां पर देखा जाए ये संस्करण कौन सा है, संस्करण है 10वां, ठीक, 10वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। चर्चा कर ले, 3 सप्ताह के बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10, यहां पर देखा जाए डेजर्ट फ्लैग 10 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक चलेगा। यानी कि आज शुरू हो रहा है और देखा जाए 8 मई तक ये चलता रहेगा। आगे चर्चा कर ले, संयोग से अल दफरा एयरबेस वही हवाई अड्डा है, वायु अड्डा है देखा जाए, जिसने फ्रांस से भारत तक 7000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान भारत के पहले 5 राफेल जेट के ईंधन भरने में सहायता प्रदान की थी। यानी कि जब डसाल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया फ्रांस से राफेल भारत आ रहा था तो पहली खेप आई थी, 5 राफेल थे। अब 5 राफेल आ रहे थे तो तेल जो था खत्म हो रहा था और तेल खत्म हो रहा था तो तेल रिफ्यूल करने के लिए, वापस से फिल करने के लिए तेल को अल दफरा एयरबेस का सहारा लिया गया था। अल दफरा एयरबेस कहां पर है, परीक्षाओं में पूछे आपसे तो यूएई टिक कर दीजिएगा। आगे देखें, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे। देखा जाए तो बोत्सवाना से 8 अन्य चीते भारत लाए जाएंगे प्रोजेक्ट चीता के तहत। चर्चा कर ले पॉइंट पर, तो मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही अपने प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए जाएंगे, ठीक है। उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक। आगे चर्चा कर ले, भारत सरकार केनिया, दक्षिण अफ्रीका से और चीते लाने और उन्हें भारत में स्थानांतरित करने की भी योजना बना रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 20 अप्रैल 2025 को कूनो नेशनल पार्क से 2 चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़े हैं। यहां पर देखा जाए आप देख सकते हैं, जो कूनो नेशनल पार्क में 2 चीते रखे गए थे उनको गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा गया। और ये गांधी सागर अभयारण्य जो है ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, ठीक। गांधी सागर अभयारण्य कहां पर है, मंदसौर जिले में है मध्य प्रदेश के, ठीक है।
आगे देखें, विश्व में चीते सिर्फ अफ्रीका और ईरान में अपने जो प्राकृतिक आवास है, जो इनका नेटिव एरिया है, वहीं पर पाए जाते हैं, प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। भारत सरकार अपने प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकी देशों से चीते को भारत में स्थानांतरित कर रही है। भारत सरकार के द्वारा देखा जाए तो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी देशों से चीता भारत में लाए जा रहे हैं। कुछ चीते की पहले लाए गए थे, अब बोत्सवाना से देखा जाए, बोत्सवाना से 8 चीते अन्य भारत में लाए जाएंगे। भारत में देखा जाए तो चीता जो है विलुप्त घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1952 में चीते को विलुप्त जानवर घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और देखा जाए भारत में पहले चीते पाए जाते थे। ठीक, लेकिन चीते इस प्रकार से दिखते हैं। बाघ और चीते में डिफरेंस होता है। बिल्ली की प्रजाति होती है, बिग कैट के नाम से मशहूर है, बिग कैट्स। ठीक है, देखा जाए ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर। चलिए अब हम प्रश्नों पे बात करते हैं। प्रश्नों पे बात करें, देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दक्षिण एशिया का दूसरा देश बना है? कौन सा देश है जो दूसरा देश बना है आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला? दुनिया भर में 57वां बना है और दक्षिण एशिया का दूसरा है। कौन सा है? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, तेलंगाना ने जापान की किस आईटी कंपनी तेलंगाना ने जापान की किस आईटी कंपनी से तेलंगाना में, ठीक है, डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? ठीक है, टोयोटा टेक, मित्सुबिशी डिजिटल, एनटीटी डेटा, फुत्सुजी सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमांशु जाखड़ ने किस स्पर्धा में एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? लंबी कूद, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, ऊंची कूद। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आसान से है। प्रश्न संख्या 4 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन किस ग्रंथ, मतलब किस नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ है? भारत की संस्कृति, संस्कृति के विमर्श, संस्कृति का 5वां अध्याय, संस्कृति धरोहर। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से जो ऑप्शन सही हो टिक करके आप बताइए। और 5वां और अंतिम प्रश्न क्या है, 50-51 विरोध आंदोलन किस देश में और किसके खिलाफ हुआ है? किस देश में हो रहा है, किसके खिलाफ हो रहा है, ये बताइए। जो बाइडेन के खिलाफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, ब्रिटेन में ऋषि सुनाक के खिलाफ, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ। तो ये 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ क्योंकि हम आज अपने इस वीडियो में 2 दिन के करंट अफेयर को कवर कर रहे थे। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बताता हूं, हमारी वीडियो जो होती है 30 से 35 मिनट की होती है, उससे ज्यादा की नहीं होती है। जो प्रश्न आपसे पूछे जाए प्रश्नों का आप ईमानदारी से प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। वीडियो पसंद आया करे लाइक किया करिए। आपका कोई फीडबैक हो, फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, कमेंट करके, अगर आप प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं फिर भी आप कमेंट जरूर किया करें, इससे हमारा आपका इंटरेक्शन लगातार बना रहता है। आप कमेंट करते हैं तो हमको पता चलता है कि आप वीडियोस देख रहे हैं अंत तक। ठीक है, तो वीडियोस अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, पसंद है तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।